मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं। आज हम फिर लेकर आए हैं एबीपी गंगा का खास कार्यक्रम सत्ते पे सत्ता। इस शो में हमेशा की तरह उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की वो 7 कहानियां हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले कोरोना संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज का ऐलान करते वक्त कहा था कि भारत के पास आपदा को अवसर में बदलने का मौका है। प्रधानमंत्री के इसी मंत्र को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक चाय वाले ने समझते हुए एक नई शुरुआत की। देखिए वाराणसी से एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से उबारने के लिए जो मंत्र दिया था, उसकी सबसे अनूठी मिसाल खुद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देखने को मिल रही है, जहां एक चाय वाले ने मोदी मंत्र से प्रेरणा लेते हुए कोरोना की आपदा को अवसर में बदला और चाय की जगह काढ़ा बेचने लगा। काढ़ा पीजिए, कोरोना को दूर भगाइए। काशी के विजय चाय वाले ने इस वक्त काढ़े की दुकान लगा ली है। इन्होंने संकल्प लिया है कि कोरोना को किसी भी कीमत पर टिकने नहीं देना है, तो आयुर्वेदिक काढ़ा बना रहे हैं। ये आप देखिए, ये आयुर्वेद का भंडार इनके पास है और इसके माध्यम से ये काढ़ा बनाकर काशी के आम नागरिकों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना से पहले जिस बर्तन में चाय उबला करती थी, उसमें अब तुलसी, मुलेठी, गिलोय, काली मिर्च, अदरक, तेज पत्ता समेत कई जड़ी बूटियों से बना काढ़ा बनता रहता है। 10 रुपए देकर लोग इन दिनों चाय की बजाय काढ़ा पीकर खुद को कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में 22 मार्च से ये लॉकडाउन चालू हुआ था, जिसके बाद से ये स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उसी के बाद ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये देशवासियों से बोला था कि आप लोग काढ़ा बनाकर पीजिए। उन्हीं से प्रेरणा लेके हमने ये काढ़ा बनाना यहाँ पे चालू किया। कोरोना से पहले ये दुकान अपनी चाय के लिए मशहूर हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते जब चाय विक्रेता विजय कुमार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, इसी दौरान प्रधानमंत्री की काढ़े को बढ़ावा देने की अपील पर विजय ने चाय की बजाय काढ़ा बनाकर बेचना शुरू कर दिया। पहले चाय की दुकान थी, जब से मोदी जी ने बोला मन की बात में कि काढ़ा पी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, तब से इन्होंने ये दुकान खोली है काढ़े की। और जब से खोले हैं, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सारे व्यक्ति यहाँ आते हैं, काढ़ा पीते हैं और आम नागरिक भी पीते हैं, जिसके वजह से सारे लोग निरोग हैं और स्वस्थ बने हुए हैं। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के अलावा इम्यून सिस्टम को मजबूत करके भी कोरोना से बचा जा सकता है और घरों में बनने वाला देसी काढ़ा आज भी इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने का सबसे कारगर तरीका है। यही वजह है कि विजय कुमार अब काढ़े को न सिर्फ अपनी दुकान के जरिए बल्कि होम डिलीवरी करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। चरखे से सूत काटकर जिस खादी को गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार का रूप दे दिया था, वो खादी अब दुनिया भर में अलग पहचान बना चुका है। लेकिन कपड़ों के रूप में दिखने वाला खादी अब जल्द ही फुटवियर के रूप में सामने आने वाला है, जिसके लिए आगरा के जूता व्यवसायियों ने योजना तैयार कर ली है। कैसे हुआ ये मुमकिन, ये बता रहे हैं आगरा से एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय। कोरोना संकट के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी ने जो आत्मनिर्भर प्लान तैयार किया था, उसी की एक मिसाल है आगरा के जूता उद्योग की। ये खास तौर पर तैयार किए गए खादी के जूते। दरअसल पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र के तहत खादी इंडिया ने अब खादी के जूतों को प्रमोट करने के लिए चमड़े और खादी कपड़े को मिलाकर तैयार किए गए
जूतों की रेंज बाजार में उतारने की योजना बनाई है। निर्यातकों का ये प्रयास रहेगा कि वो एक ऐसी रेंज तैयार करें कि जो पूरे विश्व में अपनी एक लीड लेकर के चल सके। भारत आत्मनिर्भरता की ओर जिस तरह से लोकल पर वोकल होने की प्रधानमंत्री ने बात कही है, वो निश्चित रूप से कि इस तरह के जो प्रयास हैं, जो मटेरियल्स जो यहाँ के बने हुए मटेरियल्स हैं, लेदर के साथ में अगर हम खादी और सिल्क में अगर अपने पैर जमाते हैं तो निश्चित रूप से एक नई रेंज हम इसके लिए आगरा में 2 जूता व्यवसायियों ने खादी कपड़े और लेदर को मिलाकर डिजाइनर जेंट्स और लेडीज शूज का सैंपल कलेक्शन तैयार किया है, जिसे मंजूरी के लिए MSME मंत्रालय भेजा गया है। और अगर मंत्रालय से इन डिजाइन्स को मंजूरी मिल गई तो जल्द ही खादी के स्टोर्स पर आपको जूतों की ये नई फैशनेबल रेंज देखने को मिलेगी। सैंपल जो है दिल्ली जो है पहुंचा दिया गया है, मंत्रालय में गया है। अब मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड होने के उपरांत जो है जूते में खादी का उपयोग कर और इन जूतों का पूरा कलेक्शन तैयार कर पूरे भारत में खादी के शोरूमों पर रखा जाएगा। खादी के जूतों की डिजाइनिंग में लगे उद्यमियों को उम्मीद है कि इन जूतों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अच्छी मांग होगी। पिछले वित्तीय वर्ष में आगरा ने देश से कुल 4000 करोड़ रुपए का फुटवियर निर्यात किया था और खादी पहले से ही विदेशों में काफी लोकप्रिय है। ऐसे में जूतों का कलेक्शन भी विदेशियों को भा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो आगरा शूज इंडस्ट्रीज की धमक एक बार फिर दुनिया में देखने को मिलेगी। आगरा से ABP गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। कोरोना काल में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में सेशन पहले ही लेट हो चुका है। ऐसे में अब यूनिवर्सिटीज प्रबंधन की प्राथमिकता जल्द से जल्द परीक्षा कराने की है, जिससे स्टूडेंट्स को ज्यादा नुकसान ना हो। ऐसे में इन्होंने अब ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय आधार पर परीक्षा कराने का फैसला लिया है। ये विद्या के मंदिर। 4 महीने पहले ये कैंपस छात्र छात्राओं के शोरगुल, क्लासरूम में प्रोफेसर्स की लेक्चर, गाड़ियों की चिल्प और हमेशा की चहल पहल से गुलजार रहते थे। लेकिन कोरोना महामारी की मार से ये कैंपस वीरान बिल्डिंग में तब्दील होकर रह गए हैं। सब कुछ ठप है तो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। लेकिन परीक्षा तो होगी, लेकिन ये परीक्षा कैसे हो, उसका स्वरूप कैसा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा का पालन भी हो सके। बस इसी चिंता और फिर उस पर चिंतन के बाद कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तर्ज पर ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर परीक्षा कराने का फैसला किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी के कुलपति और प्रति कुलपति के मुताबिक इससे परीक्षा से लेकर रिजल्ट आने में समय भी कम लगेगा, साथ ही और भी कई फायदे होंगे। जैसा कि आपको जानकारी होगी और सभी छात्रों को भी जानकारी है कि हम लोगों ने ये परीक्षा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पे रखी है। पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये सारी परीक्षाएं 2 घंटे की हैं, 3 घंटे से कटकर 2 घंटे हमने किया है। UGC से जो प्राप्त गाइडलाइनें हैं उसके अंदर ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इन सब के ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं। तो ये छात्रों के दृष्टि से, छात्रों की नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत बेहतर एक प्रयास है और इसके क्रम में ही ये जो एवेल्युएशन है MCQ मॉडल का वो भी बहुत फास्ट होगा। जैसे कि आपको ये भी मालूम है कि हम लोगों के बहुत सारे छात्रों का प्लेसमेंट हो जाने के बावजूद भी वो कंपनी में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए उनका रिजल्ट डिक्लेयर होना आवश्यक है। तो इस क्रम में ये एग्जाम होने के बाद इसका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होगा, जिससे छात्र अपने कंपनियों में भी ज्वाइनिंग कर पाएंगे। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी भी ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर ही परीक्षा करा रही है। उसका भी तर्क यही है कि इससे स्टूडेंट्स और टीचर को कम वक्त तक कैंपस में रुकना पड़ेगा। कहते हैं चलते रहने का नाम ही जीवन है। परेशानियां आएंगी लेकिन दुनिया तो चलती ही रहेगी, बस जरूरत विकल्प चुनने की होती है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों का विकल्प चुन लिया है।
एक्सपर्ट्स की माने तो परीक्षाओं में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का फॉर्मूला न सिर्फ छात्र छात्राओं के लिए आसान होगा, बल्कि परीक्षाओं को जल्द खत्म कराने के साथ मूल्यांकन भी जल्द हो सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि छात्र छात्राओं को इन हालात में अपने रिजल्ट के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना होगा। बहरहाल देखना होगा कि छात्र छात्राओं को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का नया तरीका कितना पसंद आता है। कैमरा सहयोगी मेहंदी हसन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में वीआईपी कल्चर को खत्म करने की एक मुहिम छेड़ी थी, जिसके तहत हर जनप्रतिनिधि और अफसर को बिना तामझाम जनसेवा करने की अपील की गई थी। लेकिन राजनीति में दखल रखने वाले बाहुबलियों और अपराधियों का वीआईपी नंबर को लेकर लगाव आज तक बरकरार है। बाहुबलियों के वीआईपी नंबर प्रेम पर देखे एबीपी गंगा संवाददाता संतोष शर्मा की यह खास रिपोर्ट। इनका काफिला जिधर निकल जाए, लोगों की नजर बस एक जगह टिक जाती है। आखिर यही तो इनकी हनक है, या कहे तो इनकी सनक। अब चाहे कोई इन्हें माफिया कहे, बाहुबली या डॉन, लेकिन हकीकत में ये हैं तो अपराधी ही। अवैध कामों की बदौलत इफरात पैसा इनमें तरह तरह के शौक भी पैदा कर देता है। किसी को कपड़े का, किसी को जूते का, किसी को सोने की जंजीरों का, तो किसी को कुछ और का। लेकिन कुछ सालों से इन माफियाओं बाहुबलियों में एक कॉमन शौक पैदा हुआ है, और वो है स्पेशल नंबर वाली गाड़ियों के काफिले का शौक। वैसे भी माफियाओं का जब काफिला चलता है तो वो आगे निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है वो नंबर जिसे आप वीआईपी कहें या स्पेशल नंबर। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी की गाड़ियों का नंबर है 0786। फैजाबाद वाले सपा के बाहुबली विधायक अभय सिंह की गाड़ी का नंबर है 7273। जौनपुर वाले बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की गाड़ी का नंबर 9777 है। बनारस के सुशील सिंह और ब्रजेश सिंह के काफिले में 0001 नंबर वाली गाड़ियां चलती हैं। अभय सिंह का गुर्गा सुरेंद्र कालिया 0036 नंबर की गाड़ी रखता है, तो बनारस के ही बाहुबली विनीत सिंह की गाड़ी का नंबर है 999। वैसे अपराधियों का यह अजीबोगरीब शौक पूर्वांचल में ही ज्यादातर देखा जाता है। भी माफिया यूपी के रहे हैं, यूपी की हम लोग बात करेंगे तो ये एक ऑब्सेशन रहा है उनका कि पर्टिकुलर नंबर की गाड़ी, और एक गाड़ी नहीं, पूरे सारी गाड़ियां जितनी भी कन्वॉय में। एक्चुअली इसके पीछे मनोविज्ञान ये है कि एक तो अभी शो ऑफ की आदत पड़ गई है इनको भी। कुछ हम लोग मीडिया का रोल है, कुछ बाकी लोगों का भी है कि इनको थोड़ा महिमा मंडित हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। महिमा मंडित ज़्यादा करने से ये होता है कि अब इनमें, और दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है कि इनमें पुलिस का, प्रशासन का उस तरह डर नहीं है कि पहले क्रिमिनल छुप के रहता था, किस घर में रह रहा है, किस गाड़ी से मूव कर रहा है, किसी को वो चाहता था ना जाने लोग, अब वो चाहता है कि लोग जाने। भाजपा और सपा से एमएलसी रहे अजीत सिंह ने 111 नंबर की गाड़ियों का काफिला रखकर इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने सबसे पहले सफारी खरीदी थी, तब मुख्तार अंसारी सुमो गाड़ी से चलते थे। हालांकि परिवहन विभाग का मानना है कि स्पेशल नंबर की अपनी कीमत होती है। 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में ये नंबर नीलाम किए जाते हैं, और ये कहीं से गैर कानूनी नहीं। स्पेशल नंबर की गाड़ी है ये, हम स्पेशल हैं, हम लोगों से अलग हैं। ये ट्रेंड अच्छा तो नहीं है, अपराधियों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन ये आप उनकी दबंगई कह लीजिए या कुछ कह लीजिए कि इतनी ऑडेसिटी है उनमें कि वो ये कर पा रहे हैं, और कर रहे हैं सब, और ये काफ़ी लोग कर रहे हैं। इसके पीछे ये है कि शो ऑफ बहुत बढ़ गया है। बात जानकारों की माने तो गाड़ियों का काफिला और उस पर एक ही नंबर रसूख और रुतबे को दिखाता है, और माफियाओं की यही तो असली ताकत है, अपना रुतबा दिखाना। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अगर सिर्फ गाड़ी चली जाए तो हर कोई जान जाता है कि गाड़ी किसकी है। अंदर भले ही माफिया बैठा हो या ना बैठा हो, ये नंबरों का खेल है, ये रंगों का खेल है, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस भी जानती है और खासो आम भी। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा।
एक तरफ वायरस से लड़ने के लिए विज्ञान का सहारा लिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आज भी कई लोग ऐसे हैं जो रोगों के निवारण के लिए विज्ञान से ज्यादा प्रकृति पर भरोसा करते हैं। आगरा में एक ऐसा कुंड है जहां लोग चर्म रोग से मुक्ति के लिए डुबकी लगाते हैं। देखिए आगरा से एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय की ये रिपोर्ट। भारत भूमि चमत्कारों से भरी पड़ी है। इन्हीं में से एक ये चमत्कारी जलकुंड। कहते हैं इस कुंड में अगर रविवार को कोई स्नान कर ले तो उसका किसी भी तरह का चर्म रोग ठीक हो जाता है। आगरा में इरादत नगर से 7 किलोमीटर दूर एक गांव जिसका नाम वृथला है। मान्यता है कि यहाँ स्थित एक प्राचीन कुंड है जिसके जल में औषधीय गुण है। लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ सालों से आते हैं और अपनी बीमारी ठीक होने का दावा करते हैं। जी मैं कुछ टाइम से डॉक्टर को भी दिखा रहा था, सलाह भी ली थी और बाद में पता चला कि इससे कुछ लाभ नहीं हो रहा। तो मैं खुद यहाँ का वासी हूँ और पता चला नहाने वृथला कुंड में नहाने से बूढ़ा पुंसी वहाँ से हो रखे थे मेरे, जो विधि विधान से पूजा की और उसके बाद थोड़ा सा लाभ हुआ। विश्वास है इसीलिए तो 4 साल पहले सही हो गए, अब तक आ रहा हूँ नहाने के लिए। कुंड के पास ही भगवान गणेश और भगवान शिव का मंदिर भी है। इस प्राचीन औषधीय कुंड को लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं भी। कहा जाता है कि सतयुग में वृतासुर नाम का एक राक्षस जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, देवता भी उसे परास्त नहीं कर सकते थे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि महर्षि दधीच की अस्थियों से बने वज्र से इसका अंत हो सकता है और आखिरकार इसी से वृतासुर का अंत भी हुआ। देखिए इसको तो मैं 101% कहूँगा, लेकिन जो बोलने की क्षमता है ठाकुर जी की कृपा से वो हमारे आपके अंदर दैवी शक्ति से ही है। विज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमारी सांसों को चला सके, तो इसे दैवी शक्ति कहेंगे और इसका कोई भी तुड़ नहीं है। साइंस भी अभी तक इसका कोई तुड़ नहीं निकाल पाई है। कई बार बताते हैं कि इसका पूरा टेस्ट जी टेस्ट वगैरह करने के लिए लोग आते हैं, इस पर कई बार सर्च भी किया लोगों ने, लेकिन ऐसा आज तक कोई भी उनको इसका कोई निष्कर्ष नहीं मिला है जिससे वो कुछ कह सकें। इसे दैवी शक्ति कहेंगे। वहीं यहाँ के महंत महेश गिरी के मुताबिक वृतासुर को मारने के बाद देवताओं ने ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए पृथ्वी पर यज्ञ किया और जहाँ कुंड बनाया गया वो वृथला कुंड के नाम से जाना गया। इसके अलावा महेश गिरी ये भी बताते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जीवों की प्यास बुझाने के लिए इस कुंड का निर्माण किया था और उन्हीं के स्पर्श से इस कुंड का पानी अमृत के समान हो गया। कहते हैं कि आज भी इस कुंड का जल जन्माष्टमी के दिन दुधिया रंग का हो जाता है। इसमें चर्म रोग जैसे मतलब सफ़ेद दाग हैं और जैसे मसेंगी और जैसे कान में सर बहुतेगी अभी ठीक होते हैं, तो चर्म सब ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर बस क्या कि इतना दिन आप नहाए के नमक मिर्च मत खाओ उसी दिन और पानी भर ले जा अपने और भाई दिन वो ठीक हो जाते हैं चर्म रोग। कितने दिन आना होता है? जो तो भैया 2 को 4 को जितने बताएं भैया ने कितना कर पाएंगे। इस प्राचीन औषधीय कुंड के बारे में कहा तो ये भी जाता है कि इसके जल से खीर बनती थी और उसमें शक्कर डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वैसे भी देखा जाए तो देश के कई हिस्सों में इस तरह के औषधीय कुंड मौजूद हैं जहां चर्म रोग ठीक होने का दावा किया जाता है। साथ ही इन कुंडों को लेकर भी इसी तरह की प्राचीन और पौराणिक मान्यताएं हैं। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और अब आपको लेकर चलते हैं सहारनपुर, जहां एक ऐसा मंदिर है जिसके द्वार पूरब नहीं बल्कि पश्चिम की तरफ खुलते हैं। बताया जाता है कि महाभारत काल के इस मंदिर को दुर्योधन ने खुद बनाया था। क्या है इस मंदिर से जुड़ी हुई अनजानी बातें? देखिए एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे की ये रिपोर्ट। दुनिया भर में बने मंदिरों का द्वार पूर्व दिशा की तरफ होता है, लेकिन सहारनपुर का यह अद्भुत शिव मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस मंदिर का द्वार पूर्व नहीं बल्कि पश्चिम दिशा में है। मान्यता है कि महाभारत काल में दुर्योधन ने इस बरसी मंदिर का निर्माण करवाया था और दुर्योधन के सो जाने पर भीम ने अपनी गदा से इस मंदिर को घुमाकर इसका द्वार पश्चिम की तरफ कर दिया था। तभी से इस मंदिर का द्वार पश्चिम की तरफ है।
इस शिवलिंग की क्या महत्व? इस शिवलिंग की एक विशेषता यह है, कितना ही बलशाली आदमी आ जाओ, कितनी बड़ी भुजाओं वाला हो, वो इसे भुजाओं में नहीं ले सकता। आप देख सकते हैं। कैसे, मतलब मुझे थोड़ा बताइए। ये कितना ही बलशाली हो, इसे भुजाओं में नहीं ले सकता। सहारनपुर का ये महाभारत कालीन शिव मंदिर सिद्धपीठ मंदिरों में शामिल है, जहां देश भर के श्रद्धालु अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं। लेकिन इस मंदिर के द्वार की तरह ही यहाँ स्थापित शिवलिंग की भी एक विशेषता है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भुजाओं में नहीं भर सकता। मान्यता है कि जिस पर भी भगवान शिव प्रसन्न होंगे और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ।